साथियों नमस्कार। सीटेट एग्ज़ाम 2022 और हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 30 प्रश्न आज हम इस श्रृंखला में सॉल्व करेंगे। साथियों पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला है धैर्य और दृढ़ता, बी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, सी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, डी पढ़ाने की उत्सुकता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में, एक टीचर में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो जो इसका सही जवाब है धैर्य और दृढ़ता। इसके पीछे क्या कारण है? तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र अथवा छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। तो धैर्य और दृढ़ता एक टीचर के महत्वपूर्ण गुण हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? प्रश्न आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। ऐसे में कुछ बालक एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, जबकि कुछ चुपचाप अपने आप पढ़ते हैं। ये अभिभावक को पसंद नहीं आता और इस स्थिति से निपटने का कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? आइए विकल्प पढ़ें। पहला, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। अथवा डी, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो सही विकल्प आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि अभिभावकों को, गार्जियन को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है, इसे एक बार जल्दी से पढ़िए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, सोचता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? विकल्प ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। जल्दी से उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, सोचता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष तक होता है।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है और मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। संरक्षण, संख्याबोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध की दक्षता, पारस्परिक संबंध की क्षमता, और क्षमता आएगी दक्षता अपने आप वृद्धि होगी। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 4 जल्दी से पढ़िए। प्रश्न संख्या 4 है, मन का मानचित्रण संबंधित है। विकल्प ए है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। हमारा मन किस दिशा में क्रियाशील है, हम इस पर अनुसंधान करें, खोज करें, सोचें, विचार करें, यही मन का मानचित्रण है। तो इसका जो व्याख्या है कि मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 5वां प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। एक बार दोबारा पढ़िए। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। प्रश्न आप समझ गए हैं कि विद्यार्थियों को सीखने संबंधी जो समस्या आती है उसे कैसे हैंडल किया जाए, कैसे एड्रेस किया जाए, इसका सबसे बेहतरीन उपाय कौन सा है। तो विकल्प पढ़िए। विकल्प नंबर ए, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। बी, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। सी, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। या डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। ये जरूरी नहीं है कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री आए तभी। जो हम कौशल पढ़ते हैं, उद्देश्य लेखन कौशल, पाठ प्रस्तावना कौशल, सहायक सामग्री कौशल, दृष्टांत कौशल, पुनर्बलन कौशल, छात्र सहभागिता एवं पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, पाठ समापन कौशल, और जो शिक्षण पद्धतियां हैं, विभिन्न प्रकार की विधियां और प्रविधियां हैं, ये क्षमता के अनुरूप आयु, क्षमता, रुचि, बालकों को भी देखकर उनके अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। हम इसकी व्याख्या में जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसकी क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। जब आप विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे तो छात्र को पूर्ण रूप से वो बातें समझ में आ गई। इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर 6वां क्वेश्चन ये रहा। इसको जल्दी से रीड करिए। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, सृजन शक्ति का पोषण करता है?
प्रश्न पढ़ने में शुद्धता और प्रश्न को समझने में दिया गया समय उत्तर को और भी प्रभावी, सटीक और सही बनाता है। इसलिए प्रश्न को बिल्कुल ढंग से पढ़िए, आराम से पढ़िए। फिर से पढ़िए, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, यानी क्रिएटिवनेस, सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। बी है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना या कोचिंग करना। डी है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण देना। तो इसमें जो पहला विकल्प है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि हर बालक के अंदर एक अलग प्रतिभा होती है और इसी अलग प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए, उसे बाहर निखारने और बढ़ाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ये सबसे प्रमुख है। व्याख्या में देखते हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसे जल्दी से रीड करिए, हम 1 मिनट इस विषय पे देंगे। आइए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। एक बार फिर, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग करना आरंभ कर देता है। विकल्प पढ़िए। विकल्प ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। दूसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो जो इसका सही उत्तर है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं इसके ऊपर। अमूर्त संकल्पनाओं का विचार, क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है कि इसमें बालक डिसीजन लेने लगता है लॉजिकल थिंकिंग से। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, यह 11 के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में भी सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। तो हम इस बात को समझ गए हैं कि अमूर्त जो संकल्पना है वो 11 वर्ष के बाद बच्चे प्रारंभ कर देते हैं, लॉजिकल थिंकिंग उनकी बढ़ जाती है और जीवन के मुख्य मुख्य जो फैसले हैं, जैसे हमें किस क्षेत्र में जाना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, इसके भी फैसले वो लेना शुरू कर देते हैं। अब 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना अर्थात अधिगम समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, या कक्षा में आवधिक
परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका उत्तर मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को आ गया होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यही है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को जब कक्षा में लाया जाएगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को जोड़ा जाएगा, विद्यार्थी इस विषय पर एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, इसी से अधिगम समृद्ध बनेगा। एक्सप्लेनेशन एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं। इसलिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा और समझाएंगे तो विद्यार्थियों को समझने में सरलता होगी। इतनी बात आप सीख गए। आइए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, बेहतर समझते हुए चलेंगे। आइए, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से रीड करिए। आइए, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? एक बार फिर, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? प्रश्न समझ में आ रहा है कि निम्न में से कौन से कथन को, स्टेटमेंट को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। जीवन पर्यंत सीखना होता है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, यह भी ठीक बात है। अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, यह भी ठीक बात है। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम शैक्षिक संस्थानों के बाहर भी अपने समाज में, अपने साथियों के साथ, खेल के मैदान में, कहीं निमंत्रण में, हम हर जगह अधिगम करते हैं, सीखते हैं। इसलिए ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए इस विषय को। व्याख्या देखते हैं। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से रीड करिए। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी है, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी है कि पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, आप इस पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए, उत्तर दीजिए और मंथन कीजिए। 10 सेकेंड का अवसर है।
तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह विकल्प सही है। तो इसका कारण है कि सामान्य रूप से व्यवहार करने पर वो अपने आप को कमी नहीं महसूस करेंगे, बल्कि सबके साथ जोड़ करके सामान्य रूप से अपने को महसूस करेंगे। और श्रव्य सीडी के माध्यम से उन्हें ज्ञान भी होगा, उनको सहायता भी होगी। व्याख्या देखते हैं कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए, जैसा सबके साथ वैसा उनके भी साथ। इससे उन्हें निगेटिव फीलिंग ना करके पॉजिटिव फीलिंग आएगी और वे और भी सीख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसे 20 सेकंड में रीड करिए। आ जाइए अब फटाफट। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? एक बार फिर, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध जुड़ा हुआ नहीं है? तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगत की आवश्यकता, और डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, क्या सही है? तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये जो है कोई विशेष बात नहीं है, ये कोई जुड़ी हुई बात नहीं है। बाकी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, संगत की आवश्यकता होती है, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की भी आवश्यकता बच्चों को होती है। यह जरूरी नहीं है कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। बिल्कुल ठीक बात है, ये एक शारीरिक आवश्यकता है, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, ना कि ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से रीड करिए। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण वह स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका व्याख्यान देखते हैं कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधी विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। हमने 12 प्रश्न कर लिए। इसी तरीके से सीडीपी के और भी प्रश्न हम आगे अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लगातार सीटेट की तैयारी चलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।